बात करेंगे साइबर किल चेन के बारे में। तो साइबर किल चेन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही पुराना मॉडल है। पुराना मॉडल का शुरुआती दौर में इसका यूज होता था, अब इसका यूज शायद नहीं होता है क्योंकि एक से एक अपडेटेड और एडवांस मॉडल तैयार है जो कि बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पर के हिसाब से उसको तैयार किया गया है। लेकिन चूंकि ये शुरुआती मॉडल है तो हमको इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जितना बारीक तरीके से हम इन स्टैंडर्ड मॉडल को समझेंगे और इनिशियल मॉडल को समझेंगे तो आज के अपडेटेड और एडवांस मॉडल को समझने में उतनी हमको आसानी होगी। तो आने वाले वीडियो में हम जो भी स्टैंडर्ड या जो अपडेटेड फ्रेमवर्क है या मॉडल है जो कुछ है उसको हम पढ़ें समझेंगे उसके। लेकिन पहले आज हम ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है साइबर किल चेन। तो वर्ड आता है किल चेन। किल चेन सबसे पहले वर्ड आता है किल चेन। किल चेन है क्या? क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जितना आसान शब्दों में, कम और आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किल चेन। किल चेन का मतलब क्या आता है? जो कोई भी डिफेंस, कोई भी मतलब कि अटैक होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में समझने को बोलते हैं किल चेन। तो साइबर किल चेन मतलब कोई भी अटैक होता है इसको अलग अलग हिस्सों में हम उसको तोड़ के समझेंगे। इससे हमको ये बेनिफिट होगा कि हम कोई भी अटैक को जितना पहले रोक पाए, हम डैमेज को उतना बढ़िया तरीके से हम कम कर सकते हैं। जितना पहले हम अटैक को रोक पाए, डैमेज को उतना ही कम या अनइफेक्टिव उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलिट्री मॉडल एक आता है कि इसमें कैसे यूज होता था। तो पहले होगा फाइंड द एनिमी, फिक्स द एनिमी, फायर एंड फाइट द एनिमी, फिनिश द एनिमी एंड फीडबैक। इसको समझते हैं सबसे पहले कि फाइंड द एनिमी। इसी को डेवलप करके, इसी मॉडल के आधार पर डेवलप करके बनाया गया है साइबर किल चेन, मतलब साइबर इंट्रूजन इसको बोलते हैं, इंट्रूजन किल चेन बोलते हैं कि जो इनिशियल स्टेज पे जो होता है। तो इसी को इंप्रूव करके इसको 7 मॉडल में, जैसे कि मिलिट्री मॉडल जो है इसमें 1 2 3 5 स्टेज में होता है, उसी को और डिटेल और प्रिसाइज मैटर में हम साइबर किल चेन को 7 स्टेप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अगर देखा जाए फाइंड द एनिमी। फाइंड द एनिमी का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी अटैक होगा तो हम इनेमी का हम आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट को, कि टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे जे इनेमी कौन है, क्या क्या उसका वीक पॉइंट है, जितना मैक्सिमम गैदर इंफॉर्मेशन कर सकते नहीं कर। फिर फिक्स द इनेमी, फिर उस टारगेट को लॉक करेंगे कि भाई इनेमी कौन है और एक्चुअल टारगेट हमारा है क्या। फिर हम फाइट और फायर द एनिमी करेंगे, फिर उस एनिमी को खत्म करेंगे और फिर फीडबैक देते हैं। फीडबैक इसलिए जरूरी होता है, फिर बोला कि फीडबैक क्यों जरूरी है? फीडबैक इसलिए जरूरी है कि हम फीडबैक से हम जान सकते हैं कि हम प्रोसेस में और कहां और बेहतर तरीके से कर सकते थे या कहां और हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब दूसरा आता है साइबर इंट्रूजन किल चेन इसको बोलते हैं। इसमें 7 स्टेप में इसको हम समझते हैं। हम क्या करेंगे कि एक एक जो स्टेज है उसको पूरी बारीकी और डिटेल से हम कोशिश करेंगे, इसको डिटेल से इसको एक एक स्टेज को हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो साइबर किल चेन होता है उस 7 स्टेज का होता है। 7 स्टेज का मतलब सबसे पहला स्टेज होता है रिकॉग्निशंस, दूसरा स्टेज जो हमारा होता है वो होता है वेपनाइजेशन, तीसरा स्टेज जो हमारा होता है वो होता है डिलीवरी, चौथा स्टेज जो होता है एक्सप्लॉइटेशन, पांचवा इंस्टॉलेशन, छठा कमांड एंड कंट्रोल और सातवां जो होता है वो होता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। तो एक एक करके सबसे पहले रिकॉग्निशंस क्यों करते हैं? तो रिकॉग्निशंस का काम ही एक होता है, कोई भी अटैकर अगर डिसाइड करेगा कि हमको यहाँ अटैक करने का, तो जितना मैक्सिमम वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। या यूं समझे कि कोई, जैसे पुराने जमाने में हम किसी बिल्डिंग पे अटैक करते थे तो हम उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट पहले हम समझते थे कि इसमें कैसे कैसे एंट्री पॉइंट क्या है, डिस्टेंस पॉइंट क्या है, इसको कहां से बनाया गया है, इसमें कितने कहां कैमरा लगा हुआ है, कहां इसमें एग्जिस्टेंस द्वार है, कि कहां पे इसका लूप होल है, इसका सीवेज कहां जाती है। तो मतलब कि हम अगर कोई फिजिकल चोरी के लिए हम सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट को समझते हैं, वैसे ही रिकॉग्निशंस होता है कि डिजिटल वार में जब हम अटैक करते हैं, कोई भी अटैकर जब अटैक करता है तो मैक्सिमम उस चीजों को इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि
जितना ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन होगा इन सारे प्रोसीजर में उसको उतना ही आसानी होगी। तो इस प्रोसीजर में करता क्या क्या है कि फर्स्ट स्टेज में अटैकर ये करता है कि मैक्सिमम उसको ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करता है क्या क्या है, और मैक्सिमम उसको इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। जैसे कि एम्प्लॉय कौन है, डिपार्टमेंट क्या है, किसका वीक पासवर्ड क्या है, कौन से पोर्ट उसमें ओपन है जिसको स्कैन किया जा सके, वेबसाइट को वल्नरेबल बनाया जा सके। तो जितना ज्यादा हो सके वो इन्फॉर्मेशन का वो गैदर करने की कोशिश करता है। दूसरा क्या होता है कि रिकॉग्निशंस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव मतलब जो भी हमारा टारगेट है उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, पैसिव इनडायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इनडायरेक्ट तो एक्टिव मतलब क्या चीज कि मतलब को डायरेक्ट उसके नेटवर्क को स्कैन करता है, उसके पोर्ट का स्कैन करता है, फिर से उसके वल्नरेबिलिटी को स्कैन करता है। तो ये सब आता है उसके एक्टिव रिकॉग्निशंस में। पैसिव रिकॉग्निशंस में मतलब कि बिना उसके इंटरेक्ट किए हुए उसके सोशल नेटवर्किंग से, जैसे कि उसके फेसबुक से उसके बारे में डिटेल्स पता करना, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल से उसके बारे में पता करना, या जो भी सोशल उसके ट्विटर हैंडल से उसके बारे में पता करना, उसके बाकी जो सोशल यूट्यूब चैनल है जो भी कुछ चीज है वहां से उसको पता करना। तो एक्टिव और पैसिव होते हैं। दूसरा का इसमें टूल्स क्या क्या यूज होते हैं। टूल्स इसमें जैसे कि कोई भी टूल्स इसमें जो यूज होते हैं, जैसे खास बहुत फेमस है एनमैप होता है, वाइडिस होता है, शैडोन होता है, ऐसे और बहुत सारे इसमें टूल्स यूज होता है इसके रिकॉग्निशंस में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उसने जितना मैक्सिमम गैदर इन्फॉर्मेशन लेना था वो ले चुका, उसके बाद से वो वेपन तैयार करते हैं। वेपनाइजेशन मतलब वेपन वो पेलोड तैयार करते हैं वेपनाइजेशन के साथ। मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन पता हो गया तो वो देख लिया भाई यह पोर्ट स्कैनिंग है, ये पोर्ट इसका ओपन है, यहाँ पर हम ये चीज यहाँ वल्नरेबिलिटी है या नेटवर्क में ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से जो उसको टारगेट है उसके हिसाब से वो वेपन तैयार करेगा। वेपन तैयार करने का मतलब ये कोई ऐसा एक पीडीएफ या वर्ड फाइल तैयार किया, उस वर्ड फाइल में कोई मैलिशियस कोड रन कराया और उसको उसके हिसाब से जो उससे जरूरत है उसके हिसाब से उसने पेलोड तैयार किया और एक्सप्लॉइट कोड उसमें राइट किया, और उसके बाद से तैयार किया उसने वेपन, मतलब डिमांड के हिसाब से उसने अपना एक वेपन बनाया। जैसे कि एग्जांपल तौर पर कोई फिजिकल चोरी में अगर हमको कोई लॉक है तो लॉक को पता चला कि भाई हमारे पास एक कटर रहेगा तो हम की को काट सकते हैं, या कोई खिड़की है, खिड़की अगर ओपन है तो हमारे पास कोई सीढ़ी रहेगी तो हम वहां से इंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमारा डिमांड, जैसे हमारी जरूरत है उस हिसाब से हम वेपन के यूज किए, टूल्स के यूज किए। सेम इसमें क्या हो, इसमें भी यही होता है वेपनाइजेशन में कि सारा इंफॉर्मेशन गैदर टारगेट का इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद से हम डिसाइड करते हैं किस टाइप का वेपन तैयार किया जाए। सिर्फ उसी हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से वेपन तैयार किए थे पेलोड के साथ में, जिसमें रहता है कि वेपन इज प्रिपेयर टू डिलीवर द अटैकर टू टारगेट इन द नेक्स्ट फेज, कि जब कभी भी डिलीवर हो जाए वहां पे वेपन पहुंच जाए तो हम टारगेट को अटैक फाइल लिंक या वो बनाएंगे और फिर इसको वहां पे वेपन में तैयार कर। तीसरा फेज में आता है डिलीवरी, कि हम सारी इंफॉर्मेशन ले लिए, सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद से वेपनाइजेशन उसी हिसाब से हम तैयार कर लिए। अब आता है डिलीवरी। डिलीवरी में सिंपल मतलब क्या है कि जो भी हम वेपनाइजेशन तैयार किए हुए हैं, पेलोड जो तैयार किए हुए हैं उस मिलिशियस कोड के साथ या मालवेयर के साथ, उसको कैसे हम डिलीवर कर दें। डिलीवर के सबसे फेमस होता है, डिलीवर मतलब कि हम टारगेट सिस्टम जो है वहां पे उसको डिलीवर करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी में क्या क्या आता है, जैसे कि हम या तो हम सबसे फेमस इसमें होता है फिशिंग ईमेल, कि हम जैसे कि मोटा मोटी आता है कि किसी एम्प्लॉय का हम मेल कर दिए कि आपका फाइंड योर लेटेस्ट सैलरी स्लिप या योर प्रमोशन लेटर, फाइंड अटैचमेंट फॉर इंक्रीमेंट लेटर या कॉन्फिडेंशियल ऐसा कुछ लिख दे, तो आदमी एक एक्साइट होकर या भावनाओं में बह के उसको लिंक को क्लिक करता है और जैसे ही क्लिक करेगा तो प्रेस हो जाता है। तो डिलीवरी मतलब होता है किसी माध्यम से, चाहे फिशिंग ईमेल हो, चाहे एमिसिंग हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, उस पर लिंक हो, चाहे एसएमएस हो या फिशिंग ईमेल हो, उस हिसाब से करके हम डिलीवरी पता है कि जो भी को हम वेपनाइजेशन हम बना तैयार किए हैं वो हमको टारगेट सिस्टम में डिलीवर करा देना, टारगेट सिस्टम तक किस तरह पहुंचा देना और डिलीवरी काम है। इसके लिए ईमेल हो सकता है, जैसे कि एसएमटीपी हो सकता है, वेब होता है, एचटीटीपी हो सकता है, यूएसबी एक्सटर्नल यूएसबी से भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कॉमन यूज होते हैं। आता क्या है, चौथा फेज में आता है
एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है, मेनली होता है कि जब हमारा डिलीवर हो गया, हमारा जो भी पेलोड था हमारा डिलीवर हो गया, तो उस सिस्टम का वीकनेस या वल्नरेबिलिटी को कैसे हम उजागर करें, उजागर करता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट मतलब जैसे वो लिंक किया और जैसे कि उन्हें मेल फिशिंग मिल गया, कोई लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने पे जैसे कि मैलिशियस कोड जो होगा वो इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होते ही जैसे इंस्टॉल होगा होने के बाद से वो इनिशियल सिक्योरिटी जो फेज होगा उसको बाईपास कर देगा और इनिशियल एक्सेस गेन कर लेगा। फिर एक्सप्लॉइटेशन के बाद आता है इंस्टॉलेशन कि सिस्टम में जैसे मालवेयर इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉल होने के बाद से वो क्या करता है कि परसिस्टेंस बनाता है। परसिस्टेंस मतलब कि जे उसको रिबूट होने के बाद से जितना भी रिबूट होता है वो मालवेयर रन होता है और एक कंटिन्यूअस कनेक्शन बनाए रखता है वो सिस्टम को रिबूट होने के बाद से भी और इंस्टॉल होने के बाद से, और उसको रिमोट कनेक्शन बनाए रहता है। और साथ साथ उसके ये भी हो सकता है, कर सकता है जैसे कि कोई भी उसमें चेंजेज आए, कोई भी उसमें जैसे कि फाइल को मॉडिफाई करना हो या एक्स्ट्रा और भी मालवेयर लेना हो, या जिस तरह से उसमें मैंने अपने हिसाब से सेटिंग को मॉडिफाई कर सकता है। इस फेज में सेटिंग को मॉडिफाई कर सकता है, हमको कुछ और मालवेयर चाहिए तो उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो ये होता है इंस्टॉलेशन में। फिर आता है कमांड एंड कंट्रोल। कमांड कंट्रोल में सबसे खास क्या होता है कि ये फिक्स कनेक्शन, रिमोट कनेक्शन हो जाता है टारगेट सिस्टम और अटैकर के बीच रिमोटली। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल टूल्स वो यूज कर सकता है और एक बहुत चीजों को बाईपास जैसे अपना भी सिक्योरिटी फीचर होता है सिस्टम में तो उसको बाईपास कर सकता है और अपने हिसाब से वहां पे वो कमांड एंड कंट्रोल ले सकता है, चाहे और भी टूल्स यूज कर ले या और भी उसमें मालवेयर डाउनलोड कर ले, मतलब रिमोटली एक्सेस उसका ले रही है सिस्टम का। और एक कंटिन्यूअस यहाँ पे इंस्टॉलेशन में परसिस्टेंस हो गया, जितना बार रिबूट भी करेगा तो उसका कनेक्शन बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं। और सारे का सारा कंट्रोल ले लिया कि एक मालवेयर हो गया मालवेयर को बोल दिए कि कमांड एंड कंट्रोल का मतलब हुआ कि ये हो गया, वहां से जाएगा कमांड कंट्रोल सर्वर पे, डायरेक्टली उस सिस्टम से वो अपने हैंड में लेके अपने हिसाब से उस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में वो ले लेता है। फिर आता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। एक्शन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि तो फाइनल स्टेज है कि जहां पे वो अपने हिसाब से उसमें फाइल को डिलीट कर सकता है, उस मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, इंक्रिप्ट कर सकता है रैंसमवेयर के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा को लीक कर सकता है या डाटा को ले सकता है। जैसे कि इसमें कई तरह से यूज होता है डीएनएस टनलिंग के हिसाब से, और डीएनएस और ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से करके ऑर्गेनाइजेशन को वो हार्म पहुंचा सकता है। तो ये हो गया कि इस सारी 7 स्टेज को किस तरह वो यूज करता है, कोई भी अटैकर 7 स्टेज को कैसे यूज करता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हम डिफेंस स्टेज में साइबर चीन के लिए हम डिफेंस स्टेज में क्या करते हैं और क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है करने की और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 6 स्टेप में इसको अगर डिफेंस मैकेनिज्म हम समझे तो सबसे पहले होता है डिटेक्ट, डिनाय, डिस्टर्ब, डिग्रेड, रिसीव और कंटेन। एक एक करके चीजों को हम समझेंगे कि हर एक स्टेज में हम क्या कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ पे अटैकर को अगर आप डिलीवरी से पहले आप रोक लेते हैं तो जितना ज्यादा आपको हो सकता है उसमें कनेक्शन बनने से पहले अगर आप रोक सकते हैं तो आप डैमेज को जितना चाहे कम डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्स पॉसिबल मिनिमाइज आप कर सकते हैं। वैसे डिफरेंट स्टेज में साइबर किल चेन में हम क्या करते हैं। डिफेंस से तो होगा कि अटैकर का अपना हम 7 स्टेज में हम इसको एक एक स्टेज के बारे में हम बात किए। अब होता है डिफेंस स्टेज में साइबर किल चेन में हम क्या करते हैं। डिफेंस में 6 स्टेज में हम का बात करते हैं, जिसमें डिटेक्ट, डिनाय, डिस्टर्ब, डिग्रेड, रिसीव और कंटेन की बात करते हैं। डिटेक्ट मतलब क्या होता है, इसमें हम ये समझते हैं कि डिटरमाइन वेदर द इंट्रूडर, कि हम डिपेंड करते हैं कि वेयर द इंट्रूडर कहां प्रेजेंट है। डिफेंस में इंट्रूडर कहां प्रेजेंट है, जैसे कि और इंट्रूडर कहां प्रेजेंट है, जैसे कि मॉनिटर सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक, लॉग, यूजर बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एक्टिविटी। उसमें हम पता करके
हम ये पता करते हैं कि वेरी इंट्रूडर प्रेजेंट, कि इंट्रूडर जो भी छुपा हुआ है घुसपैठिया वो कहाँ है। दोस्तों तो डिनाई, प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब होता है दूसरा होता है कि डिनाई, कि अगर हमको लगा कि अनऑथराइज एक्सेस है, अनऑथराइज एक्सेस है, तो हम उस अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं, जिसमें कहता है प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर अनऑथराइज एक्सेस। इसमें क्या होता है, प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड अनऑथराइज एक्सेस। जैसे तीसरा होता है डिस्टर्ब, स्टॉप और चेंज आउटबाउंड ट्रैफिक। इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब में स्टॉप और चेंज आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब कि हम क्या करते हैं कि इसमें अटैकर के जो भी आउटबाउंड कम्युनिकेशन है उसको हम या तो रोक देते हैं या उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, काफी हद तक उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे हमारा आउटबाउंड ट्रैफिक का कम्युनिकेशन न हो। तीसरा होता है डिग्रेड, एक होता है काउंटर अटैक कमांड एंड कंट्रोल। काउंटर अटैक कमांड एंड कंट्रोल का मतलब होता है, काउंटर अटैक कमांड एंड कंट्रोल मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है अटैकर और टारगेट सिस्टम के बीच में, उसको हम बहुत हद तक डिग्रेड, स्लो कर देते हैं या मैक्सिमम हद तक उसको अनइफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। यूज करते हैं कि उसको हम बैंडविड्थ उसको जितना कम कर पाए, बैंडविड्थ से कम करते हैं, ऐसे बहुत सारा हम यूज करके उसको कम कर देते हैं। तीसरा आता है डिसीव में क्या करते हैं, इंटरफेयर विद कमांड एंड कंट्रोल, मतलब हम क्या करते हैं कोई भी फेक डाटा फेक करते हैं कि जिससे उसको कंफ्यूज करें, उसको कंफ्यूज करके उसको मिसलीड करते हैं, उसी को डिसीव करना बोलते हैं। जैसे कि कई जगह सर्वर में हनी पोर्ट लगाया जाता है कि सारे पोर्ट ओपन रहेंगे, सारे पोर्ट ओपन रहेंगे, कोई भी आएगा अटैकर आएगा उस पर अटैक करेगा और कोई भी अटैक करेगा उसके हिसाब से हम उस हिसाब से उस चीज को हम तो ब्लॉक कर देंगे, उस पर्टिकुलर उस हिसाब से हम लोग उसको अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लेते हैं। तीसरा कंटेंट का मतलब होता है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन चेंज, जैसे कोई भी पर्टिकुलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर तो कोई बिल्डिंग वाइज या फ्लोर वाइज बना हुआ है तो हम उसको नेटवर्क सेगमेंटेशन पार्ट में रखते हैं, या हम डेजिग्नेशन वाइज उसको नेटवर्क सेगमेंटेशन रखें या फ्लोर वाइज रखें। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कहीं भी कहीं अटैक होगा तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि उसको आइसोलेट क्वारंटीन कर लेंगे या नेटवर्क सेगमेंट के हिसाब से उसको क्वारंटीन कर लेंगे। तीसरा होता है कि कोई भी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंस मैक्सिमम डिफेंसिव रखने के लिए, मैक्सिमम सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए एक पीपीटी को फॉलो किया जाता है। पीपीटी मतलब पीपुल पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी। पीपुल मतलब कि पीपुल जो हो अवेयर हो कि भाई उसको जो भी उसको अवेयरनेस ट्रेनिंग हो उस ऑर्गेनाइजेशन में पीपुल को लेकर, और हर पीपुल जागरूक हो अपने वो रूल के हिसाब से कि उसमें एमएफए का यूज करे, जैसे कि कोई पासवर्ड के लिए पासवर्ड बनाया गया कि 45 दिन में चेंज करना है उसको करे, कोई भी फिशिंग ईमेल अगर कोई हो उस पर क्लिक न करे, उसको कंसर्न पर्सन से बात करे, कोई भी पेन ड्राइव और चीज ऐसा यूज न करे जो कि अनऑथराइज हो। दूसरा होता है पीपुल के बाद पॉलिसी मतलब कि डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होती है कि जब किस कंडीशन में क्या होगा और पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में क्या होना चाहिए। जैसे कि एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन, जिसमें उसको फॉलो होता हो, उसमें पॉलिसी में पर्टिकुलर हो कि कोई भी आदमी का पासवर्ड 45 डे के बाद चेंज करना होगा और एक बार चेंज के बाद दोबारा पासवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। और कभी भी एक पर्टिकुलर सिनारियो हो कि किस टाइप के अटैक में कोई भी फिशिंग में लाइव पर्सन कौन रहेगा, किस टाइप के सिचुएशन के लिए कौन से पॉसिबल उसको रिस्पॉन्स करेगा या रिस्पॉन्सिबल होगा। तीसरा आता है टेक्नोलॉजी मतलब होता है क्या है कि जब सारी चीजें अगर हो तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर टैकल किया जाए। जैसे कि सारे सेंट्रलाइज मतलब कि जितना फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क के हिसाब से आगे इसको पढ़ेंगे लिमिटेशंस के बारे में, जो आगे आएगा इसके सिम के लिए कि सिम यूज होता है, सिम एक टूल्स होता है, सेंट्रलाइज टूल्स यूज किया जाता है जिसमें सारे लॉग सारे को रियल लाइफ टाइम में उसको बताते रहता है, चाहे फायरवॉल का लॉग हो, मोबाइल का हो, सर्वर का हो, सारी चीज का लॉग एक जगह आता है और अकॉर्डिंगली वो उसको रिएक्ट करता है और अलर्ट जनरेट करता है। ठीक, तो होता है टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सिक्योरिटी को और बेहतर हम कर सकते हैं। फिर आता है लिमिटेशन और साइबर किचन। लिमिटेशन क्या क्या है इसके कि पहली लिमिटेशन ये है
कि जो हम पढ़ के अटैकर इतना चीज फॉलो करता है ये कोई जरूरी नहीं है। अटैकर को हो सकता है कि वेपनाइजेशन को दोबारा रिपीट कर दे, कि पहला का काम नहीं किया दूसरा और इंप्रूव करके हम बना के भेज रहे हैं। हो सकता है 2 स्टेप छोड़ के तीसरा स्टेज से जाना शुरू करे। तो उसका सबसे पहली बात है कि अटैकर को जरूरी नहीं कि सारे स्टेप फॉलो करता है, वो कोई स्टेप को छोड़ भी सकता है, कोई स्टेप को रिपीट भी कर सकता है। या तो इसका पहला है कि लिमिटेशन से अटैकर ऐसा है, जरूरी नहीं है कि सारे अटैकर को फॉलो करेगा। दूसरा कि जब हम सारी चीज बोल रहे, ये सारी चीज हम जो बात किए ये एक्सटर्नल अटैकर के लिए जरूरी है कि जो एक्सटर्नल अटैक होगा तो सारी चीजें फॉलो होगी। लेकिन जब इनसाइडर अटैक होते हैं, इनसाइडर थ्रेट होता है, उसमें ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तीसरा इसका लिमिटेशन है कि आजकल एआई के जमाने में एआई मॉडल के हिसाब से इतना फास्ट एंड एक्यूरेट एंड इफेक्टिव होता है कि सर ये मॉडल वहां पे इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तीसरा क्या होता है, जीरो डिपेंडेबिलिटी। कोई जरूरी नहीं है कि वो रिपीटेड तरीके अपने, कोई जीरो डिपेंडेबिलिटी रहेगा जो आज ही उसका vulnerability है, नया एकदम नया vulnerability है, तो उसके लिए कारगर नहीं रहेगा। उसके लिए जैसा आता है रियल लाइफ में माइटर अटैक, जो आगे इसके बाद में हम माइटर अटैक पर बात करेंगे। माइटर अटैक पर एक वीडियो उस पर रहेगा, माइटर अटैक पे, जो कि कंप्लीट रहेगा, जो इसका और इम्प्रूव वर्जन है। और उसमें क्या होता है माइटर अटैक में कि वो लाइफ उसमें एड ऑन होते चले जाता है। तो मोर प्रिसाइज, इसके तुलना में मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट माइटर अटैक है, जो आज के टाइम में भी वो यूज हो रहा है और होता है। तो आज के लिए इतना ही साइबर टीचर के बारे में, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत ज्यादा था नहीं इसमें, बस एक वर्ड का इंट्रोडक्शन था, तो एक ही करके सब पे बात कर लिए। नेक्स्ट टाइम कल के मैं माइटर अटैक पे करेंगे तो सारा मोर कंसेप्चुअल रहेगा और डिटेल्स भी रहेगा। तो इतना ही के लिए थैंक यू।